students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको CBSE, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारी फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की तो हम शुरुआत कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर से हम एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये हैं वो सभी टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, हिंदी पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब। तो साइंस के साथ में इन सभी टीचर्स के साथ भी मैग्नेट ब्रेन्स पर आप जुड़े रहिए। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि भाई हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के जो व्हीकल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि बहुत एंशिएंट टाइम की बात की जाए तो पहले लोग पैदल चलना पसंद करते थे, फिर एनिमल्स का यूज़ होने लगा, फिर जब व्हील के साथ में व्हील कार्ट बनने लगे, ठीक है, हॉर्स कार्ट बनने लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर वही व्हीकल बना, मोटर बना, साइकिल बना, मोटरसाइकिल बनी, ठीक है। तो बहुत सारे इन्वेंशंस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हुए थे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? अब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की बात की जाए तो आप डिस्टेंस को क्या कह सकते हो? 2 पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है, या फिर 2 स्पॉट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कि गैप जो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, या जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है इसे हम पैदल चलकर भी कवर कर लेते हैं, या फिर हम मोटरसाइकिल का यूज़ करके, साइकिल्स का यूज़ करके, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब का यूज़ करके भी इस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक बात जानी थी कि जैसा डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम या तो पैदल चलते हैं या फिर हम साइकिल का यूज़ करते हैं, और अगर बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं तो हम ट्रेन का, या फिर अब हमारे पास तो भाई मॉडर्न ज़माने में हम रहते हैं तो हम एरोप्लेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब तो डिस्टेंस को कवर करने की बात थी। और डिस्टेंस क्या होता है? फिर हमने ये देखा कि जो डिस्टेंस है उसे मेजर कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे किसी को बताना है कि यहाँ से, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से किसी और सिटी की डिस्टेंस कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस को कैसे निकाला जाए? तो हमने बताया कि हम मीटर या किलोमीटर का यूज़ करते हैं। अब लेकिन कई बच्चों का कहना था कि मीटर किलोमीटर ही क्यों यूज़ करते हैं, और भी तो तरीके हैं ना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे कि हमने बूझो और पहेली का एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो भाई उसी से एक कहानी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। अब एक भोला राम नाम का लड़का था, ठीक है। उसको किसी ने कहा कि अपना रूम का लेंथ मुझे मेजर करके बताओ। तो उसके पास एक छोटा सा पपी था, ठीक है। उसने उसे रखते हुए ये देखा कि मेरा पपी जो है, जब वो पूरे 10 बार यहाँ से वहाँ तक बिठाता हूँ मैं उसे, तो 10 पपीज़ के बराबर मेरे ये रूम की लेंथ है, ठीक है। अब जिसने उनसे ये सवाल किया था वो चले गए कहीं दूर, ठीक है। अब वो आए 1-2 महीने बाद। उन्होंने कहा कि ज़रा बताओ कि तुम्हारे रूम की डिस्टेंस कितनी है भैया, या फिर तुम्हारे रूम की ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो कितना है। उसने कहा कि मेरा जो डॉग है ना, वो जब 10 बार यहाँ से वहाँ तक बैठता है तो वो इतना लंबा डिस्टेंस है। तो उन्होंने बोला अच्छा प्रूफ करके बताओ। तो उनका डॉग आया तो उन्होंने देखा कि भैया जब वो सिर्फ 8 बार बैठा उतने में तो डिस्टेंस कवर हो गया। तो 2 बार का जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया वहाँ से माइनस, क्योंकि पपी की हाइट और तो छोटी थी, ठीक है, और डॉग की हाइट मतलब जब वो बड़ा हुआ तो फिर वो उसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। तो ये देखा आपने कि अगर एक प्रॉपर मेजरमेंट ना हो तो क्या हो सकता है? प्रॉपर मेजरमेंट ना हो तो हम लेंथ को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है।
जैसे कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप ये बोलोगे कि हम हमारे फुट स्टेप से या फिर हैंड्स के स्पैन से ये सारे मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्यों नहीं ये सही होते हैं। तो हमने 2 एक्टिविटी आपकी बुक की ली हुई है, एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2। अब एक्टिविटी नंबर 1 को करने के लिए आपके क्लासरूम के कुछ बच्चे हो या फिर अपने जो दोस्त आप शाम को जिनके साथ खेलते हो उनके साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो क्या करना है, ग्रुप में आपको काम करना है। ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 बाय 1 और इसके बाद आप सबको एक एक करके ना ये एक्टिविटी करनी होगी। सबसे पहले यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, या फिर जो भी रूम में आप खेल रहे होते हैं उस रूम का आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है और ब्रेथ निकालना है। अब ब्रेथ का मतलब तो आप समझते ही हैं, कोई चीज़ कितनी चौड़ी है या कितनी लंबी है। लंबी के लिए आप लेंथ का यूज़ करते हो और कितना उसमें ऊपर की तरफ या फिर उसका जो ब्रेथ है वो निकालने के लिए हम उसके कह रहे हैं कितनी वाइड है कोई चीज़, तो ब्रेथ निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने फुट का यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे आप स्केल का यूज़ करते हो तो किस में आप यूनिट लिखते हो, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर। मतलब जिसमें आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हो या ये पता करते हो कि ये कितना इसका अमाउंट है। ठीक है, तो वो होती है यूनिट। क्लियर है। अब यहाँ पे आप किसकी मदद से लेंथ और ब्रेथ निकालने वाले हैं, यहाँ पे आप फुट की मदद से अपना लेंथ और ब्रेथ को निकालने वाले हैं। इसलिए ये जो आपका फुट है वो किसका काम करेगा, वो आपकी यूनिट का काम करेगा। समझ में आई। जैसे कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल इस बोर्ड का ही अगर लेंथ निकालनी होती तो मैं क्या करती, तो मैं अपने हैंड्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये मेरे 12 हैंड्स के बराबर है। ठीक है, 12 हैंड स्पैन के बराबर हुआ। क्लियर है। तो यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई 12 और यूनिट है हैंड स्पैन। इसी तरीके से जब आप किसी की लेंथ निकालते हो किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में, जैसे आप फुट के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे तो आप चल कर के देखोगे, है ना, तो वो जो आपके फुट स्टेप है वो यूनिट हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने रूम पर फुट की स्टेप्स आप काउंट करोगे, एक कोने से दूसरे कोने पर, मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक चल कर के देखोगे, और अगर आपके मान लीजिए 20 फुट स्टेप आते हैं तो उस यूनिट वहाँ के लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, वहाँ की लेंथ की यूनिट हो जाएगी फुट स्टेप। क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो उनके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि जैसे मैम बता रही हैं कि भाई हर जगह एक प्रॉपर यूनिट का यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन लेंथ को तो हम हमारे फुट स्टेप से या फिर हम हमारे हाथों से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बात सही है या गलत है, चलिए इस चीज़ को चेक करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 में हमने जैसे बोला कि आपको क्या क्या करना है, थोड़ा ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और इस एक्टिविटी को एक एक करके आपको करना है। सो यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. It is possible that while measuring these, you may find some part remains to be measured as it is similar than your foot. है ना। अब देखिए कई बार क्या हो सकता है कि रूम का कुछ ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर आप अपने फुट की मदद से उसको मेजर नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग, जो आपको एक धागा लेना है, थ्रेड लेना है या कोई भी स्ट्रिंग ले लेना है, ठीक है, थोड़ा मोटा सा एक स्ट्रिंग ले लीजिए, उस स्ट्रिंग से अपने फुट की लेंथ को मेजर कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये फुट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, तो आपने ये मेजर कर लिया कि ये यहाँ तक का, ये इतना बड़ा मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है और ये मेरे हाथ जो है जो कि पैर के बराबर है, ठीक है, तो आपने फुट का मेजरमेंट ले लिया। तो अब आप क्या कर सकते हो, जितना हिस्से पे जहाँ पर आप नहीं पहुँच पा रहे हो वहाँ पर इस स्ट्रिंग की मदद से आप उस इतने एरिया को काउंट कर सकते हो। समझ में आई बात। जैसे कि ये आपका रूम है ना। अब मैंने आपसे कहा कि इसकी लेंथ मुझे निकाल करके बताओ, तो आप यहाँ से चलना शुरू है, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ नहीं आगे जा पा रहे हो, ठीक है, तो अपने फुट को मेजर करो और स्ट्रिंग की मदद से यहाँ पर देखो कि क्या ये बिल्कुल सेम साइज का आ रहा है या हाफ फुट आ रहा है या 1/3 या 1/4 ऑफ योर फुट आ रहा है ना। तो ये आपको उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने रूम की लेंथ आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो अब आपने एक बार कर लिया, अब अपनी किसी और फ्रेंड को बोलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं, राम, ठीक है, पिंटू और सोहा नाम लिख दिया हमने,
क्लियर है? अब लेंथ ऑफ द क्लासरूम, अब क्लासरूम की लेंथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर निकाली होगी। अब राम की हाइट मान लीजिए बड़ी है, ठीक है, तो उसने मान लीजिए कि 24 फुट स्टेप में उसे लेंथ मिल गई, ठीक है। अब पिंटू जो है उसकी हाइट इससे थोड़ी कम है, उसने 22 फुट स्टेप में इसको कवर किया, ठीक है, नहीं थोड़े इसकी हाइट कम है तो ये ज़्यादा स्टेप में कवर किएगा, तो मान लीजिए इसने 30 फुट स्टेप इसको लग गए। और सोहा की हाइट और ही ज़्यादा कम है तो मान लीजिए इसको लग गए टोटल 35 फुट स्टेप, ठीक है। इसी तरीके से विड्थ निकालिए जब आपने क्लासरूम की, तो भी क्या हुआ, यहाँ पर आपके क्लास फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि क्लासरूम की जो विड्थ आई इसमें 12 आई, इसमें 14 आई और इसके केस में 16 आई। तो क्या क्लासरूम अलग अलग शेप और अलग अलग लेंथ और अलग अलग विड्थ का होगा? जरा ये सोचिए कि मेरे लिए तो भाई ये सिर्फ 24 फुट स्टेप का है लेकिन किसी और के लिए 30 फुट स्टेप का, ऐसा होता है क्या? ये सभी अपनी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जिनका जो लेंथ है या जो विड्थ है वो जैसा डिज़ाइन किया जाता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। क्या कभी आपने देखा है कि आप स्कूल गए और स्कूल से जब वापस घर आए तो आपका रूम थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो फिक्स रहता है। इसी तरीके से इन लोगों ने भी जब क्लासरूम का विड्थ निकाला होगा, लेंथ निकाली होगी, तो सब कुछ फिक्स होगी। तो फिर वैल्यू अलग अलग कैसे आई? तो जैसा हमने बताया, देखिए आप यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है। तो क्यों आ रही है वैल्यूज़ अलग अलग? क्योंकि राम की हाइट काफ़ी बड़ी थी तो उसके फुट का जो साइज़ था वो भी बड़ा था। उसी तरीके से पिंटू की हाइट थोड़ी से छोटी थी तो उसके फुट का स्टेप जो था या फुट का जो साइज़ था वो राम के फुट के साइज़ से थोड़ा सा कम था। और देन उसके बाद सोहा तो और छोटी हाइट में थी तो उसका पैर का साइज़ भी काफ़ी छोटा था, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हाइट के अकॉर्डिंग फुट का शेप भी हो, लेकिन अभी अपन ये ऐसा मान रहे हैं क्योंकि अगर आप सेम क्लास में हैं तो आप ये एक बार ये देखिएगा कि अपने सारे बच्चे एक स्ट्रिंग की मदद से अपने अपने फुट स्टेप को मेजर करके देखिएगा। आप क्या देखोगे कि सबका एक दूसरे से चेंज है। हो सकता है कि किसी का इक्वल भी हो लेकिन सभी का लगभग आपको अलग अलग साइज ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने फुट स्टेप की मदद से जब क्लासरूम को मेजर किया तो हमारी लेंथ भी अलग हो गई और विड्थ भी अलग हो गई। क्लियर है? चलिए, अब ये तो फुट स्टेप की बात हुई। आप बोलेंगे कि नहीं मैम फुट स्टेप से गलत हो गया लेकिन हाथ से तो एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। तो फिर हम चले ये वाली एक्टिविटी करके देख लेते हैं। सो वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट to measure the width of a table or a desk in a classroom। अब चलिए, क्लासरूम तो बहुत बड़ा था, अब अपन क्या करते हैं, आप स्टडी टेबल या फिर अपना जो भी आप क्लासरूम में अगर हैं तो डेस्क को मेजर करके देखिए। क्या करना है आपको, बिल्कुल एक एंड से, ठीक है, जैसे ये एंड है ना, ये आपका डेस्क का एंड है, तो यहाँ पर आपको थंब को रखना है और इस तरह से आपको अपने हैंड को फैलाना है, ठीक है, कि आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली जहाँ पर भी आती है, ठीक है, ये आपका एक मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हैंड स्पैन हो गया। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट को मेजर करना है तो क्या करोगे, नेक्स्ट को जब आपको मेजर करना होगा तो आप क्या करोगे, देन फिर से थंब को आपको यहाँ रखना होगा और फिर जो भी आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर जहाँ पर भी आती है, ठीक है, तो वो आपका सेकेंड हैंड स्पैन होगा। मतलब इस तरह से आपने कई बार नाप के देखी होगी ना चीज़ें कि हाँ ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना, ऐसे कर करके आप मेजर कई बार किए होंगे, ठीक है। तो भाई ऐसे भी आप मेजर करके देख लीजिए। Here too, you may find that you need a string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement। अब क्या हो सकता है कि जब आप इसको मेजर कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैं इसको मेजर करके बताती हूँ, तो यहाँ पे ये, ठीक है, एक हो गया, यहाँ से मैंने इसको दूसरा मेजर किया, इसको मार्क कर दिया, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा, ठीक है। अब मेरे तो हैंड के बराबर ये था। अब हो सकता है कि किसी बच्चे का हाथ छोटा हो तो उसने इतना, ठीक है, इतना तो मेजर कर लिया लेकिन इतना हिस्सा रह गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा जो है वो रह जाएगा। तो इसके केस में आप क्या करोगे, अपने हैंड के अकॉर्डिंग या हैंड के बराबर का स्ट्रिंग आपको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना है और फिर उसको यहाँ रखिएगा, ठीक है, और उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि स्ट्रिंग का हाफ आया, मतलब मेरे हाथ के आधे के बराबर का बाकी का डिस्टेंस है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और हाफ, मतलब 4.5 हैंड स्पैन, ठीक है, मतलब कि 4 फुल हैंड और आधा
आपका हाथ का आधा हिस्सा आपने वहां पर मेजर किया। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया। अब रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टेबल। अब आपको सारे दोस्तों को क्या करना है, 1 बाय 1 टेबल की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और स्ट्रिंग की मदद से कर लीजिए अगर आपका हाथ से छोटा कोई हिस्सा हो रहा है तो। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से हमने भाई मेजरमेंट तो कर लिया। अब आपको कैसे मेजरमेंट मिलेंगे? हु मेजर्ड द विड्थ ऑफ द टेबल? नंबर ऑफ हैंड स्पैन। अब मान लीजिए कि किसी नाम, फिर से अपन वही लिख लेते हैं, राम, पिंटू, ठीक है, और सोहा, और इस बार आपके साथ में था श्याम एज वेल। क्लियर है? तो भाई जब राम ने अपना हैंड की मदद से, ठीक है, मेजर किया तो कितने हैंड स्पैन में वो मेजर हो गया? 4। ठीक है। पिंटू ने किया तो उसको लग गए 4.5, ठीक है, हैंड स्पैन। ठीक है। एंड सोहा ने किया तो उसको तो भाई 5 लग गए, और जो श्याम था उसको लग गए 5.5। ठीक है, हाफ का मतलब समझ गए, मतलब कि इतनी पूरी डिस्टेंस नहीं होगी, आधी होगी। तो हमने स्ट्रिंग की मदद से अपने हैंड को मेजर किया और जो डिस्टेंस बचा था उसे उससे मेजर किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आपकी टेबल की लेंथ हर बार बराबर है? नहीं। जब राम ने मेजर किया तो 4 आई, पिंटू ने मेजर किया तो भाई 4.5 आई, सोहा ने मेजर किया तो 5 आई, और श्याम ने मेजर किया तो 5.5 आई। ठीक है, 5.5 आई। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? तो इसका मतलब ये कि जो मेजरमेंट है वो हाथ से और पैर से तो किया जा सकता है, लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, फिक्स कैसे नहीं रहेगा? फिक्स तो रहेगा, हमारे हाथ क्या कभी बढ़ेंगे नहीं? बढ़ते हैं भाई। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो अगर आप बच्चे हैं अभी, तो आपके हाथों का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है। तो फिर आज 2-3 साल पहले की जो चीज़ है वो क्या 4-5 साल पहले आपके सेम हैंड्स के बराबर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी ना। तो फिर इसीलिए मेजरमेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। मेजरमेंट तो इम्पॉर्टेंट रोल रखता ही है, लेकिन आप किस यूनिट से उसे मेजर कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। ठीक है। अब हमने जितनी भी एक्टिविटी की, इसमें हमने मेजरमेंट जब भी किया तो हम क्या कर रहे थे? मेजरमेंट का मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ की लेंथ निकाल रहे थे या किसी भी चीज़ की विड्थ निकाल रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? आप एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से मेजर कर रहे थे। ठीक है। अननोन क्वांटिटी क्या थी? अननोन क्वांटिटी थी आपका टेबल। अननोन क्यों थी वो? क्योंकि हमें उसकी लेंथ नहीं पता थी। और नोन क्वांटिटी क्या थी? आपके हाथ, क्योंकि आपको हाथ का लेंथ पता था कि यार ये हमारे एक स्ट्रिंग के बराबर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रिंग के बराबर है। ठीक है। तो आप हर बार क्या कर रहे थे? एक नोन क्वांटिटी से एक अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे थे। इसी को ही क्या किया जाता है? इसी को ही मेजरमेंट किया कहा जाता है। ठीक है। सो दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। और जो भी नोन क्वांटिटी होती है उसी को ही हम यूनिट कहते हैं। जैसे कि जब हमें टेबल का लेंथ निकालना था तो हम क्या कर रहे थे? हम हमारे हाथों का यूज़ कर रहे थे, हैंड स्पैन का यूज़ कर रहे थे। तो आप हैंड, जो कि आपका नोन क्वांटिटी है, ठीक है, आपको पता है कि आपका हैंड इतना ही बड़ा है, तो इसकी मदद से आप टेबल की लेंथ आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो आपका हैंड उस दौरान क्या हो जाएगा? यूनिट। ठीक है, जिसकी मदद से आप किसी की लेंथ निकाल रहे हो। तो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हो तो 2 चीजें होती है। 1 पार्ट इज अ नंबर, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज अ यूनिट। क्लियर हुआ? तो जैसे कि मैंने मेजरमेंट किया किसका? टेबल का। तो टेबल में हमारा कितना उसकी लेंथ आ रही थी? 4 हैंड स्पैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या आ रही थी? 4 हैंड स्पैन। दैट मीन्स कि 4 यहां पर एक नंबर है और हैंड स्पैन यूनिट है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बार जब हाथों को इस तरह से रखा गया तो उतनी उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है? जब 4 बार आपने हाथ को टेबल पे रखा तो उसकी इतनी डिस्टेंस हो गई। अब अगर मैं 5 फुट स्टेप, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो 5 फुट स्टेप का मतलब क्या है कि मुझे 5 फुट को 5 बार अपने फुट स्टेप को ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। मतलब अगर मान लीजिए कि फिर अगेन मैं आपको हाथों के एग्जांपल से बताऊंगी कि मान लीजिए कि आपका हाथ है
पैर है जो कि, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कि 5 बार आपको अपने फुट स्टेप को रखना होगा, जिससे कि आपको लेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका 5 फुट स्टेप। अब आप किसी भी चीज में देख रहे हो कि 2 चीजें लिखते हैं, एक तो उसका नंबर एंड सेकंड वन इज उसकी यूनिट। तो यहाँ पर नंबर है 4 और यूनिट क्या है? हैंड स्पैन और फुट स्टेप। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और यही क्या होती है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot, ठीक है, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement। तो अगर एक्टिविटी नंबर 1 की बात करें तो जब हमने लेंथ मेजर करी थी अपने फुट स्टेप से और मान लीजिए कि वो आती है 12 फुट स्टेप, तो उसका मतलब क्या होगा कि 12 फुट स्टेप, 12 उसकी लेंथ है और फुट स्टेप जो है वो उसकी यूनिट है। आई बात समझ में? तो हमेशा जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उसमें 2 पार्ट आपको मिलते हैं, एक पार्ट तो नंबर होता है और जो दूसरा पार्ट है वो होती है यूनिट, जिसकी मदद से आप उस नंबर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। समझ आई बात? जैसे कि अगर इस पेन की बात करूं, ठीक है, तो इस पेन को मैं कुछ इस तरह से पकड़ी हुई हूं, ठीक है, तो मतलब कि ये मेरे एक हैंड स्पैन के बराबर है, 1 हैंड स्पैन। इसकी लेंथ क्या हो गई? 1 हैंड स्पैन, मतलब कि इसका लेंथ है 1 और मैंने यहाँ पर यूनिट क्या ली हुई है? हैंड स्पैन। क्लियर है? So now study all the measurement recorded in table 10.1 and 10.2 are all the measurement for the room using everybody's foot equal। जब हमने दोनों को चीज़ों को देखा तो क्या सभी कुछ इक्वल था? नहीं, सारे के सारे मेजरमेंट जब भी हमने किए, जब राम ने किया, श्याम, पिंटू और सोहा, जब तीनों ने रूम का मेजरमेंट किया तो हर बार सभी के फुट स्टेप अलग अलग आ रहे थे, क्योंकि सबकी हेल्थ हाइट अलग अलग है। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, और साथ ही साथ जब अपन ने हाथ की मदद से भी टेबल को मेजर किया तो हमने क्या देखा कि जब हाथ की मदद से भी टेबल को मेजर किया जा रहा था तब भी ये जो लेंथ है वो हर बार अनइक्वल आ रही थी। अनइक्वल मतलब कि बराबर नहीं आ रही थी। सो परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी द सेम। ठीक है, मतलब कि जितना भी अपन ने मेजरमेंट किया था वो सेम नहीं आ रहा था। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से फुट की जो लेंथ होती है सारे स्टूडेंट्स की वो भी अलग अलग होती है। तो इसलिए हर बार जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं फुट के या फिर हैंड स्पैन की मदद से तो वो सही नहीं हो सकता। सही क्यों नहीं हो सकता? आप बोलेंगे हम तो बिल्कुल प्रॉपरली मेजर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए उस टाइम तक ही सही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने बचपन में एक टेबल खरीदा, क्लियर है, और आपने उसका लेंथ ऐसा रखा कि आप जब बड़े होंगे तो आप उसमें चेयर में छोटी सी चेयर भी आपने ले ली, ठीक है, जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, और छोटा सा टेबल आपने ले लिया जिसकी जो लेंथ थी वो 3 हैंड स्पैन थी और चेयर भी काफ़ी छोटी थी। अब आपने उसमें मेजरमेंट किया, आपने ही किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप बड़े हो गए, 2-3 साल बाद आपकी हाइट बड़ी हो गई और आपका मन किया कि यार मैं उसी टेबल पर बैठूं, तो क्या आप उसी सेम टेबल पर बैठ पाओगे? बल्कि आपने ही उसका मेजरमेंट किया था। तो मतलब कि कोई भी मेजरमेंट जब अपन हाथों या पैरों से करते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ उसी टाइम के लिए करेक्ट होता है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मुझे एक टेबल पर कोई और कलर का पेपर लगाना है, तो मान लीजिए कि मेरे पास स्केल नहीं है या फिर इंच टेप नहीं है, तो बस उसी दिन के लिए, उसी टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाथ से या फिर अपने फुट स्टेप से किसी भी चीज़ को मेजर करके उसके बराबर का कोई और सामान उसी मेजरमेंट के साथ में हम लेकर के आ सकते हैं, और वो फिर भी लगभग ही ठीक होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आई बात समझ में? तो भाई इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें एक ऐसा फिक्स यूनिट बनाना चाहिए जो हम भी यूज़ कर पाए, कोई और भी यूज़ कर पाए। जैसे कि आपने अपने दोस्त को बोल दिया कि यार ये जो मेरा टेबल है उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि कलर्ड पेपर हम लगा दें, तो तुम आ ही रहे हो मेरे घर पर, तो जाकर के मेरे 4 हैंड स्पैन के बराबर एक पेपर लेकर के आ जाना। अब क्या गलती हो जाएगी कि आपके हाथ का साइज़ और आपके फ्रेंड के हाथ का साइज़ सेम नहीं होगा। ठीक है, सेम भी अगर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत आप देखिएगा डिफरेंस होता ही होता है। क्लियर है? तो जब वो लेकर के आएगा तो हो सकता है कि आपको पेपर कम मिले, और आप जैसा पेपर का सुंदर सा पेपर अगर आप अपने डेस्क पर लगाना चाह रहे थे और वो वैसा नहीं लग पाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कमी लग रही है, यहाँ पर एक ऐसी कमी लग रही है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट होता तो हम क्या कर लेते, हम हमारे दोस्त को बोलते यार 4 मीटर का पेपर लेकर आ जाना, तो वो 4 मीटर या फिर जितना भी सेंटीमीटर आप उसे बोलते वो उतने सेंटीमीटर का शॉप्सकीपर को बोलता और शॉप्सकीपर उतने ही मीटर का आपको दे देता। क्यों? क्योंकि ओवर हर जगह एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होने से हमें एक जैसा सामान मिल जाता है, ठीक है। और अब तो ऐसा होने ही लगा है, और ऐसा क्यों होता है बस इसी चीज़ को अब अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो कि फुट और हैंड्स की मदद से जब भी हम लेंथ या विड्थ निकालते हैं तो हर बार वो हर बच्चे के साथ में अलग अलग आती है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट हमने क्या सीखा कि अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं, और जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की लेंथ निकालते हैं उसे उसकी यूनिट कहा जाता है। और हमेशा जो मेजरमेंट है वो 2 क्वांटिटी में होता है, एक नंबर और दूसरा यूनिट। जैसे कि 5 फुट स्पैन अगर किसी की लेंथ है तो वहाँ पे 5 नंबर है और जो उसका फुट स्टेप है वो उसका यूनिट है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of the foot as a unit of to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or a foot। ठीक है। अब एक बात और कि अगर आप किसी को मेजरमेंट के लिए अपने हैंड स्पैन और फुट का नाप देते हो तो वो हमेशा इनकरेक्ट ही होगा। जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया, वो सब करेक्ट तभी हो सकता है जब सामने वाले को आपके फुट स्पैन या फिर हैंड स्पैन या फिर फुट का साइज पता हो। We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person। इसीलिए हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में स्टडी करना चाहिए जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, हमेशा फिक्स रहती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें से शायद आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता हो क्योंकि हम कई बार डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऐसा ही क्यों लिया जाता है। क्लियर है? और क्या प्रॉपर तरीका होता है किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने का। कई बार होता है कि हमें स्केल तो पता है कि क्या है, लेकिन उस स्केल को सही तरीके से किस तरह से यूज़ किया जाता है ये हमें नहीं पता होता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पर जुड़े रहिए और हमारे जो प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ चुके हैं या जो प्रीवियस चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं वो देखते रहिए। कैसे देखेंगे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक प्लेलिस्ट है, उसको जाइए और क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स दिखना चालू हो जाएंगे। क्लियर है? साथ ही साथ अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से देख सकते हैं? तो आपको साइंस पढ़ना हो या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना हो तो एक और आसान तरीका है, आप जाइए magnetbrains.com पर। magnetbrains.com पर जाते साथ ही आपको एक स्क्रीन इस तरह से दिख जाएगी। इसमें आपको सिलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम, देन चूज़ क्लास 6। तो आपने क्लास 6 को चूज़ किया। जैसे ही आप क्लास 6 को चूज़ करते हैं तो एक इस तरह से स्क्रीन खुल जाती है जिसमें आप देखेंगे कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको साइंस पढ़ना है बाय सुरभि तिवारी, तो वॉच नाउ करिए। वॉच नाउ करते साथ ही आपको एक और स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें आप नीचे देखोगे कि चैप्टर वाइज सारे वीडियोस हैं। चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक अलग वीडियोज़ में हैं। बस आप उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको टॉपिक समझ में आता है। जब आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और एक और अच्छी न्यूज़ है उन सारे बच्चों के लिए जो कि अपने सब्जेक्ट्स हिंदी में पसंद करते हैं। तो क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिसमें आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है हिंदी में। और अगेन 6th क्लास से 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के आपको इसमें वीडियोस मिल जाएंगे और ये भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैग्नेट ब्रेन्स को जहाँ तक हो सके किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों के साथ शेयर करिए
ताकि वो भी इस 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड, क्लास रिलेटेड या टॉपिक्स रिलेटेड जो भी अपडेट आनी होती है वो आप तक जल्दी पहुंच जाती है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।